नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इसमें आपको 1 से लेकर पूरे 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी जो है परीक्षा के लिए लाभ होगा। और आप 100 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं मैं ज़रूर बताइएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 में से कम 90 से अधिक प्रश्न जो है सही करना है, तभी जो है काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से हम एक एक करके जो है 100 प्रश्न तक देखने वाले हैं, बिल्कुल भी बिना समय बर्बाद किए। तो पहला प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने जो है निबंध को गद्य की कसौटी माना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप ज़रूर अपना चेक करिएगा आंसर। सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपने बी चुना था तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो तीसरे प्रश्न का अगर आपने उत्तर चुना है घनानंद तो आपका जो है जवाब सही करेक्ट हो जाएगा। तो घनानंद ने जो है यह पंक्तियाँ लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है, इसके अब तक कुल 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। और बात करें कि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो पहला भाग जो है 1939 में प्रकाशित हुआ था और अब तक कुल जो है 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने जो है जंक्शन नामक कहानी लिखी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है किसे? सीमा रेखा, राधाकृष्ण, सेठ बांकेलाल या फिर युग संधि? तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्ण जो है इसे हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। और बात करें किसने लिखा है, तो जो राधाकृष्ण जो है नाटक रेडियो नाटक ये चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वंभर शर्मा कौशिक ने जो है रक्षाबंधन नामक कहानी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर केवल आपको सही युग्म पहचानना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है, यह अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। तो अगर आपने सी चुना है तो ये हमारा सही हो जाएगा। बात करें कस्तूरी कुंडल बसे किसने लिखा है, तो मैत्रेयी पुष्पा का ये जो है आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। और यहाँ पर सही की बात थी तो हमारा केवल सी ऑप्शन टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। नवां प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है आवारा मसीहा और ये हो जाएगा आपका ये शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न क्या है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो जूठन है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक कृति है, यानी कि इनकी आत्मकथा मान लीजिए है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 10वां प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, आनंद कादम्बनी जो पुस्तिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और जो ये आनंद कादम्बनी इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर में होता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिर्ज़ापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सभी प्रश्न देखना जरूरी है। 12वां प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। तो सी ऑप्शन जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो जो कवित्त रचनाकर है यह ब्रजभाषा में रचा गया है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है 14वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी गई है वो इंदुमती है। और इंदुमती के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है इन्होंने इंदुमती लिखा था और इसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
15वां प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो नीचे कुछ उपन्यास दिए हुए हैं, इसमें से सभी उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद के हैं, तो इनका सही कालक्रम में आपको लगाना है। तो 15वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रेमाश्रम लिखा गया था, उसके बाद गबन लिखा गया, गबन के बाद कर्मभूमि और उसके बाद लिखा गया गोदान। तो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये आपका सही कालक्रम हो जाएगा इन उपन्यासों का। 16वां प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जो मालवीय जी ने इसका संपादन किया था, कहाँ से होता था? तो जो हिंदुस्तान नामक पत्रिका थी, इसका जो संपादन होता था वो होता था प्रतापगढ़ से। सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से एक तथ्य है वह है। तो देखिए, एक तथ्य गलत है, यानी कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, उसे आपको पहचानना है। तो सही आपको गलत पहचानना है। देखिए, पहला लिखा हुआ है कि कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये बिल्कुल सही है, तो आपको गलत पहचानना है। दूसरा है, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर थे, देखिए ये गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है ये सही नहीं है, यानी कि दिनमान के जो प्रथम संपादक थे वो रघुवीर सहाय नहीं थे। 18वां प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है? तो उत्तरायण जो है ये राम कुमार वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 20वां प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है रचना, इसमें सर्गों की संख्या की यदि बात की जाए तो कुल सर्ग थे 17। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि हरिऔध की, तो इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा है, इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है? सही हो जाएगा, कृत्तिवास रामायण का जो प्रभाव देखने को मिलता है, किसका? कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। देखिए, आप कुछ प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 23वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है डॉक्टर सुमन राजे सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति द्वारा लिखा गया यह पंक्ति है, माधव हम हरिनाम निराशा। ऑप्शन नंबर बी विद्यापति सही उत्तर हो जाएंगे। 25वां है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेनापति के लिए जो है ये किया गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। 26वां प्रश्न है, भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह जो उक्ति है वो देव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कमलेश्वर का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो 27 नंबर का देखिए, काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान, ये सभी जो है कमलेश्वर की है, लेकिन जो चौखट है यह कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। तो सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 28वां देखिएगा, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव ने कहा था कि जो नई कविता है यह परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी जो है परंपरा का विस्तार है। राजेंद्र यादव सही उत्तर हो जाएंगे। 29वां है, तुलसी गंग दोब है सुकविन के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? तो 29 नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास की रचना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हो जाएंगे
केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है केदारनाथ अग्रवाल को तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, देखिए हम यहाँ पर पूरे 100 तक प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, निश्चित तौर पर जो है आपको इससे लाभ होने वाला है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो जो हिंदी का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन है यह लिखा गया है किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी किशोरीदास वाजपेयी सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 32वां है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो लिखा है पुरानी हिंदी, इस ग्रंथ के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? देखिए श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार ये थे, और इनका एक जो राग दरबारी है सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका नाम आप याद रख लीजिएगा कि जो राग दरबारी है ये किसका उपन्यास है? ये श्रीलाल शुक्ल का है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? तो सीमाएं टूटती हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमाएं टूटती हैं, जो ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। 34वां प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएंगे मुंशी दयानारायण, मुंशी दयानारायण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? तो माधवानल कामकंदला के रचयिता हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आलम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो जो स्वयंभू थे उनकी कृति का नाम यहाँ पर हो जाएगा पौमचर्यू, क्या हो जाएगा? पौमचर्यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37वां है, हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हिंदी साहित्य है ये हमारी हो जाएगी धर्मवीर भारती की रचना, ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। 38वां प्रश्न है, देसिल देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 38 नंबर का विद्यापति जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा 39वां, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 39वां? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता के अनुसार जो है शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से संबंध किसका नहीं? देखिए सरहप्पा, कुक्कुरिपा और सबरपा इनका संबंध है, लेकिन गोपीचंद का संबंध हिंदी साहित्य से नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? देखिए बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हिंदी भाषा है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपीय, यानी कि इंडो यूरोपियन इसे कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो जो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास है वो माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में आपकी ब्रज भाषा वगैरह आती है, याद रखिएगा ब्रज भाषा। अगला है 43वां, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी, जालौन और हमीरपुर की यदि बात करें तो वहाँ पर बुंदेली भाषा जो है चलती है। कौन सी भाषा चलती है? बुंदेली, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, मालवी सभी जो है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। अगला है 44वां, विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है। विभाषा कहाँ पर प्रचलित होती है, यानी कि एक प्रांत या फिर कहाँ पर? तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो विभाषा होती है एक प्रांत या फिर उप प्रांत में प्रचलित होती है। 44 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जो कार्यालयी हिंदी की भाषा होनी चाहिए वह अभिधात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभिधात्मक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना। 46वां प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा जो है कहा जाता है, यानी कि बोली से वह उपभाषा के रूप में जानी लगती है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो देखिए आप यहाँ पर अनुमान लगाइए, गाजीपुर जो आपका पूर्वांचल में आता है तो यहाँ पर पहली बात तो पूर्वी हिंदी बोली जाती है, और पूर्वी हिंदी में जो यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। देखिए पूर्वी हिंदी में अभी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं?
अवधी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अवधी, भोजपुरी, ये जो है आपका आ जाएगा। तो अवधी जो है और अवधी, बघेली, भोजपुरी ये सभी जो है आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। तो भोजपुरी जो है गाजीपुर में प्रमुख रूप से बोली जाती है। 48वां है टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो जो टकसाली भाषा होता है यह परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो जो ध्रुपद गायन है इसका संबंध आपका ब्रज भाषा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जो ध्रुपद गायन है यह ब्रजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। तो देखिए बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी का जो भाषा है वो मगही। देखिए अगर आप कहेंगे तो आपको जो हमारी भाषाएं हैं, भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, इससे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है 51 नंबर प्रश्न अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो विट्ठल नाथ ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 52वां प्रश्न है साखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो 52 नंबर प्रश्न का स्वामी हरिदास हो जाएंगे। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास। 53 नंबर प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो जाएगी हनुमान बाहुक। और इनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस अवधि में लिखा महाकाव्य है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, राम आज्ञा प्रश्नावली, बरबय रामायण, जानकी मंगल, ये सभी जो है पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक जो है इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 54 मृगावती किसकी रचना है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो मृगावती है कुतुबुन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। तो देखिए 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो पद्माकर हैं यह रीति मुक्त कवि नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 56 नंबर निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं जिनमें जो है हम 2 मात्रा का प्रयोग करते हैं उच्चारण के समय। जैसे कि आ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आ हमारा दीर्घ स्वर होता है, बड़ी ई हमारी दीर्घ स्वर होती है और बड़ा ऊ जो हमारा दीर्घ स्वर होता है। यहाँ पर जो हमारा छोटा ऊ है वो दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऊ जो है, छोटा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं होता है। 57 नंबर प्रश्न है हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों होते हैं। तो यदि संस्कृत में पूछा जाए तो 3 वचन होंगे और यदि हिंदी में पूछा जाए तो आपके 2 वचन होंगे। 58 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का इतिहास सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न है पंडिय सल सत्त बखाड़ई देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरहपा ने जो है ये पंक्तियाँ लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 59 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर माने तो पहला क्या हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आप ऐसे याद रखिए पहला क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा विदेशज। अगला है 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो 61 नंबर प्रश्न का देखिए पुष्पांजलि बिल्कुल सही है, भास्कर बिल्कुल सही है, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, लेकिन निरापराध गलत है। देखिए क्या होता है निरअपराध होता है। क्या होता है निरअपराध, निरापराध नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। तो देखिए मगही मैथिली भोजपुरी, ये आपकी मगही मैथिली और भोजपुरी जो है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो 62 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ये वर्ण रत्नाकर की जो है लिखी गई है। अगला है 63 नंबर निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा इसमें से हो जाएगा आकाश, जो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। आकाश क्या हो जाएगा संज्ञा। आप जो है सर्वनाम हो जाएगा, चलना क्रिया हो जाएगा और लंबा जो है विशेषण हो जाएगा। 64 है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है।
तो जब हम समास के पदों को अलग करते हैं तो उसे समास का विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अगर हम समास का विग्रह करेंगे प्रत्यंग तक का क्या हो जाएगा? प्रति अंग। प्रत्यंग का हमारा जो विग्रह हो जाएगा वो प्रति प्लस अंग हो जाएगा। तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, तो प्रति हमारा अव्यय है, तो प्रति अंग में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66वां, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्य में रस का अर्थ होता है कि साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, धर्म का अर्थ यहाँ पर जो है गुण है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संधि का गुण है? तो निम्नलिखित में से संधि का गुण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सी, संधि का अर्थ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 68 नंबर प्रश्न में हमारा पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 68 नंबर में ई। कौन सा गुण है? देखिए, पहला लिखा हुआ है कि संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि अर्थ का अर्थ अलगाव है। संधि दो पदों का योग होता है। तो संधि का देखिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? संधि जो है दो पदों का योग होता है। ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 69, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों क्या कहलाते हैं? तो देखिए, आप याद रखिए, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के समान। तो जो भाषा संस्कृत के समान या फिर संस्कृत से उत्पन्न हुई, इसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव मतलब जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आता है उसे हम तद्भव कहते हैं। और देशज वो होता है जिसको हम देसी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि लाठी हो गया, डंडा हो गया, लोटा हो गया, ये सभी जो शब्द देशज में आ जाएंगे। 70 नंबर प्रश्न है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, घोड़ा, घोटक, तुरंग। देखिए, घोड़ा, घोटक, तुरंग होता है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज करने के लिए तरंग लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा, घोटक, तुरंग और है, ये सभी अश्व के पर्यायवाची, लेकिन तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 72 है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, छंद के 4 भेद होते हैं। अगर आपको छंद विस्तार से पढ़ना है तो उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। 73वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो 73 नंबर का सही क्या हो जाएगा? देखिए, अनीक का मतलब होता है सेना। सेना हो जाएगा अनीक। सेना को कटक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कटक। अग्नि का अनल हुतासन पावक हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व है, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। 74 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संधि पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी एग्जाम के लिए, तो संधि पर जो है एक अच्छा सा वीडियो ज़रूर आपको दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वर्तनी इसमें से ढूंढनी है। 4 शब्द दिए हुए हैं। वागर्थ बिल्कुल सही है, वागार्थ गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो वागर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 76 है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है कौन? तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार जो है सौंदर्य उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, अध का विलोम क्या है? तो 77 का हो जाएगा, अध का विलोम हो जाएगा पूर्ण। अगला है 78, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? देखिए, वह जो है सर्वनाम होता है। क्या हो जाएगा? जैसे कि आप हो गया, वह हो गया, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द में आते हैं। जैसे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 79 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, क्रिया जो है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? तो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 नंबर के जो ऋषि पिंगल थे ये छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। 81 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। देखिए, अव्यय का मतलब भी होता है जिसमें कोई व्यय न हो, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आधार के आधार पर कोई परिवर्तन है तो उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि आज हो गया, कल हो गया, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये शब्द जो है अव्यय के अंतर्गत आते हैं। 82 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रति प्लस एक।
तो प्रति प्लस एक में उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है शब्द के। 83 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 83 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। जो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 4 हो जाएगी। 84 है, तद्भव शब्द बने हैं किससे? तो तद्भव जो होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं, फिर संस्कृत के शब्दों में जब कुछ बदलाव होता है तो वो जो है तद्भव कहलाते हैं। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं। 85 है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, ये याद रखिएगा। तो बैठक में क्या हो जाएगा? बैठ प्लस अक क्या हो जाएगा? बैठक में क्या हो जाएगा? बैठ प्लस अक। तो 85 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें अक सही होना चाहिए। 85 में क्या हो जाएगा? बैठ प्लस अक। 86 है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संयोग का अगर हम विच्छेद करेंगे तो आएगा सम प्लस योग। संयोग का विग्रह क्या होगा? सम प्लस योग। तो उपसर्ग हमारे यहाँ पर सम हो जाएगा। 86 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। 87 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर अगर हम बात करें तो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखिए सुंदर जो है विशेषण है, क्योंकि किसी की विशेषता बता रहा है। अगला है 89, निम्न में से काल किसे हम कहते हैं? तो क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वो काल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 90 है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए तो 90 नंबर का सही क्या हो जाएगा? अंक मतलब चिन्ह भी होता है, गोद होता है, संख्या। अंक मतलब अंग नहीं होता, तो डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 91 है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो ये बनता है कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर भाव। कर्ता के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर कर्मवाच्य और भाव के आधार पर भाववाच्य। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति या अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 92 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? समरूप या फिर समोच्चरित शब्द उन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो ये होता है लोक की उक्ति। इसका सामान्य अर्थ लोक की उक्ति, ए करेक्ट हो जाएगा। 94 है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या जो है आपकी 6 है। कितनी हो जाएगी? 6। वैसे हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का किरे, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध हे भो अरे। तो 8 कारक आपको जो है याद होना चाहिए यहाँ पर। 95 है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो अब्ज का गलत विकल्प है वो हो जाएगा मेघ। आगे लिखा निर्देश दिया कि निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न यानी कि 96 से 100 तक के लिए दिए गए विकल्प का चयन करिए। तो पहले आइए हम ये पद्य पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पद्य क्या लिखा हुआ है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, आगे देखते हैं, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, बिना त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? तो 96वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा गया है? तो 97 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 98, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन पुनः का ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? तो ये हो जाएगा कि मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न 100वां है, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? तो कवि ने मृत्यु की तुलना जो है सरिता से की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने सामान्य हिंदी की 1 से लेकर पूरे 100 प्रश्न तक दिए हैं।
वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो और मिले तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।